मैं ये स्वीकार करूँगा कि ये मेरी अपनी लापरवाही थी जिसकी वजह से ये देर हुई है, वरना ये चीज़ें जल्दी आती हैं और चूंकि देर हुई है इसलिए जल्दी जल्दी काम कर रहा हूँ। रेडियो में मैं आऊँगा ये बिल्कुल साफ नहीं था। ये हमारी पढ़ाई का दौर था और मुझे अनगिनत गानों के गीतकार संगीतकार याद थे। मुरझाए हुए फूलों की कसम, इस देश में फिर ना आएंगे हम। इंजीनियरिंग एंट्रेंस की तैयारी की और वो 2 बार इंजीनियरिंग एंट्रेंस का एग्जाम दिया और दोनों बार इंजीनियर बनने में नाकाम रहे। मुझे महत्व ही नहीं पता था कि ये ऑडिशन क्या होते हैं, क्यों जाना चाहिए। उन्होंने कहा भाई शाम को 5 साढ़े 5 बजे तक तो आ सकते हो ना। मैंने कहा अच्छा ठीक है आ जाऊंगा। मैंने ये पहली कॉपी जो है ये पापा को दी और उन्हीं को ये समर्पित भी की, पापा और जादू को। और इसके नीचे एक पंक्ति थी जो हमने बाद में ड्रॉप कर दी, उनके लिए जो मेरी रगों में बहते हैं और उसके लिए जिसकी रगों में मैं बहता हूँ। तो थोड़ा लंबा हो रहा था, हमने वो बाद में छोड़ दिया। और ये था कि हम ना रहेंगे तुम ना रहोगे फिर भी रहेंगी निशानियाँ। तो मैं जादू से हमेशा कहता हूँ कि मैं तुम्हारे लिए ज़्यादा कुछ नहीं छोड़ के जाऊँगा पर किताबें ज़रूर छोड़ जाऊँगा। आज लोग मेरे बारे में ये बात बोलते हैं कि इस चेहरे के ऊपर ये आवाज़ फिट नहीं होती है। कई बार ज़िंदगी में ऐसे इंसिडेंट्स हुए। कई लोग मुझे ये कहते हैं कि आपकी शैली में अमीन साहब की झलक मिलती है, जो मुझे नहीं पता कि ये कैसे आई है। पर मैं ये मानता हूं कि जैसे मैं आम जिंदगी में बोलता हूं वैसे ही बोलता हूं, तो शायद मेरे आम जिंदगी में बोलने पर अमीन साहब की झलक होगी जो रेडियो पर सुनाई देती है। जगजीत सिंह से मेरी बहुत ज्यादा मोहब्बत रही है। विविध भारती के स्टूडियो में जब वो आए मैंने उनको देखा। मैंने एक पॉइंट बना लिया जीवन में कि उनके कोई कॉन्सर्ट मुझे नहीं देखने। अच्छा। हाँ, क्योंकि जो कैसेट्स में मैंने जगजीत को सुना है मुझे वही रखना है। और एक समवन समवेयर एल्बम तक या उसके बाद के 4-5 एल्बम मुझे लगता है कि मैं ये मानता था कि ये मेरे वाले जगजीत हैं। बहुत लिखा जगजीत पर भी, उनसे फ़ोन पर भी बात की। मेरे मोबाइल फ़ोन में उनका नंबर आज भी दर्ज है और मैं उसको डिलीट नहीं करता। भूपी की आवाज़ मुझे बहुत पसंद है, हमेशा से पसंद रही है और उसके लिए मैंने 1-2 लाइनें लिखी हैं। वो कहते हैं, अपनी आवाज़ का ताबीज़ बना दो मैं पहन लूँ। दरअसल ये बहुत दिलचस्प किताब है मेमस की और ये सिखाती है कि ज़िंदगी में कितनी भी परेशानियां आ जाएं उम्मीद का दामन नहीं छोड़ना चाहिए। छोटे से घर में गरीब का बेटा, मैं भी हूँ माँ के नसीब का बेटा। रंजो गम बचपन के साथी, आंधियों में जली जीवन बाती। भूख ने है बड़े प्यार से पाला, दिल का हाल सुने दिल वाला। सीधी सी बात न मिर्च मसाला, कह के रहेगा कहने वाला। ये कह के रहेगा कहने वाला पंक्ति इस पुस्तक में नहीं है जिसके साथ मैं उपस्थित हूँ। मैं हूँ जयप्रकाश पांडे और शैलेंद्र जी के लिखे इस गीत की चर्चा मैंने इसलिए की क्योंकि साहित्य तक की शब्द रथी कार्यक्रम में हमारे साथ आज मौजूद हैं यूनुस खान जी। शैलेंद्र जी की यह पुस्तक आपने लिखी है, उम्मीदों के गीतकार शैलेंद्र। सिनेमा में रचे गाने, जिंदगी में बसे गाने। इस पुस्तक पर आपने मेरी चर्चा भी सुनी होगी बुक कैफे में। और यूनुस भाई आवाज़ की दुनिया के एक ऐसे शख्स हैं जिन्हें मुझे लगता है कि महानगरों में रहने वाला हर आदमी सुबह जब जा रहा होता है और रात को घर लौट रहा होता है तो यूनुस खान या इनकी जो अर्धांगिनी है मुमताज़ सिंह जी, इन दोनों में से किसी न किसी एक के साथ जरूर रहता है। अगर आपके पास एफएम है, अगर आपके पास रेडियो है, अगर आप विविध भारती सुनते हैं तो इनकी आवाज़ के बिना आपकी ज़िंदगी अधूरी है, चल नहीं रही होगी, ये गारंटी है। तो यूनुस जी से बात करना मेरे लिए, चूँकि मैं लगातार बातचीत करता रहा हूँ, आप जानते हैं साप्ताहिक चर्चा का हमारा यह कार्यक्रम है, तो यूनुस भाई से बात करना इसलिए भी चुनौतीपूर्ण है कि क्योंकि ये लोगों का साक्षात्कार करते हैं। आज मैं इनसे मुखातिब हूँ। बिल्कुल। तो यूनुस जी, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका साहित्य तक में। बहुत बहुत शुक्रिया जयप्रकाश जी। और शुरुआत हम करेंगे, ये कृति केंद्रित कार्यक्रम होता है, लेकिन चूंकि आपने लगातार बहुत तेजी से लेखन की दुनिया में आगे बढ़े हैं तो ये जो आवाज़ की दुनिया से शब्दों की, हालांकि शब्द आपकी आवाज़ के साथ साथ चलते रहे हैं और लगातार पिछले मुझे लगता है कि दशक
से अधिक, यानी मैं अगर कहूँ 2 दशक से भी अधिक हो रहा होगा जब आप रेडियो के लिए, और उनमें भी जो फ़िल्मी दुनिया है, संगीत जगत है, कला जगत है, संस्कृति है, रंगमंच है, जिन लोगों ने भी हिंदी साहित्य, उर्दू संगीत और सिने जगत को समृद्ध किया है, उन पर लगातार काम कर रहे हैं और लगातार कई ऐतिहासिक कार्यक्रम आपने किए हैं। जी। तो ये जो आवाज़ की दुनिया का आदमी है जिसने इतना लोगों को परखा, निरखा, प्रस्तुत किया, पुनर्प्रस्तुत किया, उसे शब्दों की दुनिया में आने में इतनी देर क्यों लगी? सबसे पहले तो मैं उलाहने के साथ ही बात करूँगा। नहीं, बिल्कुल सही उलाहना है। दरअसल मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा दबाव था पिछले, मेरा ख़्याल है 10-12 सालों से तो था ही। उससे भी ज़्यादा समय से था जब मैं दैनिक भास्कर पर आप जानते हैं कि मैंने तकरीबन 12 बरस स्वर पंचमी लिखा है और बहुत अजीज़ दोस्त तक ये कहते रहे, बल्कि यतीन्द्र भैया भी ये कहते रहे, यतीन्द्र मिश्र के अपने आर्टिकल्स दे दो, मैं कंपाइल करता हूँ, किताब आनी चाहिए। पर मेरी एक बेपरवाही लगातार रही कि ठीक है करेंगे, आगे करेंगे, अभी क्या जल्दी है, करते हैं। और मैं मस्त था रेडियो की ज़िंदगी में और सारी चीज़ों में, कॉलम लिखने में। बहुत सारे ऐसे अग्रज भी थे जिन्होंने कहा कि त्वरित काम से इतर लंबा काम, लॉन्ग फॉर्मेट पर काम करना चाहिए। पर मैं ये स्वीकार करूँगा कि ये मेरी अपनी लापरवाही थी जिसकी वजह से ये देर हुई है, वरना ये चीज़ें जल्दी आती हैं। और चूंकि देर हुई है इसलिए जल्दी-जल्दी काम कर रहा हूँ। इसलिए अच्छा काम भी मुझे लग रहा है कि चूँकि आपके पास पिछले कई दशकों का यह अनुभव है, जी। तो मैं ये जो स्तंभ लेखन है और जो किताबों का लेखन है, और विशेषकर आपने अनुवाद भी बहुत सारे अच्छे अनुवाद किए हैं। गुलजार साहब की किताब आपकी जिया जले, नसरीन मुन्नी कबीर जी की जो किताब जी, है, जी। इसके अलावा अभी एक किताब आपके विश्व पुस्तक मेले में मे मस्क पर वो अनुदित किताब आ रही है। आप अनुवाद के साथ साथ शैलेंद्र जी पर और शैलेंद्र जी के बाद भी बहुत सारे काम आपके, मुझे पता है चूँकि हमारी बातचीत लगातार होती रहती है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप चयन कैसे करते हैं कि मुझे इस काम को करना है और इस काम को मुझे थोड़ा बाद में करना है? नहीं करना है तो शायद मुझे लगता नहीं कि यूनुस के पास यह विकल्प है कि वो किसी काम को मना करें, क्योंकि इनके ऊपर लगातार दबाव रहता है और समय की कमी है, मैं ये जानता हूँ। समय अभाव के चलते मना कर सकते हैं, वरना बहुत मीठे आदमी हैं, किसी को मना ना नहीं कर सकते। तो दरअसल मैं ईमानदारी से कहूँ कि पिछले कुछ बरसों से ये हो रहा है कि काम मुझे चुन रहे हैं। मतलब मुझे चुनने की गुंजाइश थोड़ी कम मिल रही है। हुआ ये था कि शैलेंद्र जी की जन्मशती आई 1922 में पैदा हुए थे, 2022 में ये सारा होना था। तो उन दिनों में मुझे ये लगा कि शैलेंद्र पर गहराई से काम होना चाहिए और उनके काम को रेखांकित करके ये बताया जाए कि एक व्यक्ति जो 1966 में चला गया और 1949 से 1966 के छोटे से वक्फे में उसने हमको क्या कुछ दिया है। और फिल्मी गीतकारी का जो काम है वो धुन, कैरेक्टर, स्क्रिप्ट के दायरे में रहते हुए अगर वो अपने समय और समाज की बात भी कर रहे हैं और एक अलग उड़ान फिल्म से ऊपर भर रहे हैं, तो मैं अपने तरीके से इसको समझाना चाह रहा था। तो ये तो इस तरह से हुआ। अनुवाद के काम बहुत दिलचस्प तरीके से आते रहे हैं, उनके पीछे बड़ी मज़ेदार कहानियां हैं। तो इस तरह से जिया जले आया और ये जो मे मस्क वाली किताब है ये जब आई तो मेरे मन में ये संकोच और पसोपेश था कि मेरा जो जॉनर है वो फिल्म म्यूजिक है। तो मैंने किताब मेरी टेबल पर 6 महीने पड़ी रही और मैं हर दिन सोचता था कि कल पढ़ूंगा। मुझे पता नहीं चला कि 6 महीने बीत गए। फिर ये हुआ कि मुझे राजकमल प्रकाशन से फ़ोन आया और अशोक जी ने अपने वीटो का इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा कि भैया इसको पढ़ लो, एक बार आप पढ़ो तो सही, आपको अच्छा लगेगा। जब उनका फ़ोन आया तो ये एक दबाव हो गया कि, तो मैंने तुरंत पढ़ा और जब पढ़ा तो मैं इस किताब से हुक हो गया, क्योंकि इसमें ना ज़िंदगी के कुछ ज़रूरी पाठ हैं जो हम ज़िंदगी के फ्लो में चलते हुए
शायद हमें लगता है कि हम नहीं सीख पाते हैं। जैसे एक चैप्टर है ना कैसे कहें। अभी आपने कहा कि यूनुस भाई किसी काम को ना नहीं कहते हैं, तो मैं इससे जोड़ के विकल्प बता रहा नहीं हूँ, है ना, मैं विकल्प तो, नहीं क्योंकि है। आपके लोगों का दबाव इतना है, आपसे बहुत सारे लोग स्नेह करते हैं, जो जी लोग भी आपको सुनते हैं, और आपका व्यवहार ऐसा है कि आपके जो संबंधों का दायरा है जी वह पूरे भारत में, खासकर जो लोग शब्दों की दुनिया से जुड़े हैं उनके साथ है। आप मना कैसे करोगे? जैसे आप अभी दिल्ली आ रहे थे और मैंने आपको इस बात के लिए बाध्य किया कि नहीं, आप साहित्य तक स्टूडियो में आएँ और हमसे बातचीत करें। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये हुआ। माई मस्क की किताब में इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें ज़िंदगी की राहों में रोशनी दिखाती हैं। तो ये ट्रांसलेशन इस तरह से आ गया। बख्शी साहब वाली किताब का ट्रांसलेशन भी इत्तेफाकन आया। मैं ये कहता हूँ कि मैं एक एक्सीडेंटल ट्रांसलेटर हूँ, मतलब ट्रांसलेशंस ने मुझे चुना है। और पता नहीं ये कैसे हुआ। शायद ये हुआ था कि राकेश ये जानते थे कि बख्शी साहब के गानों से मुझे बहुत प्यार है, क्योंकि राकेश रेडियो लगातार सुनते हैं। और उन्होंने अपनी एक किताब में मेरे ऊपर लिखा भी था, जो रेडियो जॉकीज पर केंद्रित किताब है। तो जब उन्होंने कहा कि बख्शी साहब की जीवनी मैंने लिखी है, इसका अनुवाद आप करोगे, तो आपको पता है कि ना तो कहने की कोई गुंजाइश नहीं थी, तो मैंने वो काम किया। तो कुल मिला के ये चीज़ें ज़िंदगी के फ्लो में चली आ रही हैं। यूनुस जी जिस किताब की बात कर रहे हैं उसमें में मस्क की किताब अभी विश्व पुस्तक मेले में जिसका विमोचन हुआ है, उसका हिंदी नाम है जब औरत सोचती है। और रोमांच, सौंदर्य और सफलता भरी जिंदगी के नुस्खे उस किताब में 32 भाषाओं में यह पुस्तक इससे पहले प्रकाशित हो चुकी है, हिंदी में आने से पहले। और 10 लाख से अधिक प्रतियां इस पुस्तक की बिक चुकी हैं। मे मस्क कौन है? जिस दूसरी पुस्तक की ये बात कर रहे थे, जो पहली मैं समझता हूँ अनुदित पुस्तक थी राकेश बख्शी जी की लिखी हुई, उनके पिता आनंद बख्शी साहब पर, उसका नाम था नगमे किस्से बातें यादें। इस किताब की चर्चा भी मैं बुक कैफ़े के एक दिन एक किताब कार्यक्रम में कर चुका हूँ। यूनुस भाई की किताबें जो भी आती हैं हम तक अगर पहुँचती हैं, मैं प्रयास करता हूँ कि आपके पास पहुँचे। उसकी वजह ये है कि संगीत, सिने जगत को जिस तरह से यूनुस देखते हैं, मुझे लगता है कि आज के समय में रेडियो और टेलीविज़न की जो दुनिया है, मीडिया की जो दुनिया है, और जिसमें रील्स के दौर में हम 3 सेकंड वाले दौर में जी रहे हैं, 3 से 30 सेकंड की का लाइफ स्पैन है, उसमें अपने कार्यक्रमों से पूरे वक्त तक बांध के रखना श्रोताओं को, जिन गिने चुने लोगों को ये श्रेय हासिल है, उसमें यूनुस भाई शामिल हैं। ममता सिंह जी का भी नाम लूँगा, नहीं लूँगा तो इनको मार पड़ेगी। तो ये दंपति जो है ये संगीत की दुनिया में जुड़ते हैं। मैं किताब पर आने से पहले इन किताबों की क्या खासियत है, इनसे आने से पहले यूनुस भाई, आपका जो संगीत से लगाव रहा है, गीतों से जो लगाव रहा है, सिने जगत से जो लगाव रहा है, आपका बचपन जो है, आपने कब इन गीतों को सुनना शुरू किया और शुरुआती प्रेम आपका किन लोगों से था, मैं उस पे थोड़ा आना चाहूँगा कि उसके बारे में हमारे श्रोताओं, दर्शकों को बताएं। मेरा बचपन भोपाल का है, और ये भोपाल गैस त्रासदी से पहले का 80 के दशक का जो भोपाल था, एक बहुत खूबसूरत परिदृश्य था जिंदगी का, जहाँ बहुत समृद्ध पड़ोस, लिखने पढ़ने वाले लोग भी, मौज मस्ती, बहुत आत्मीय रिश्ते, और रेडियो हर घर में। तो हम जब स्कूल जाते थे तो ये होता था कि एक घर में विविध भारती बज रहा है, दूसरे में, तीसरे में, तो पूरे पैदल स्कूल जाते थे हम विविध भारती सुनते हुए। और ये होता था कि संगीत सरिता अगर शुरू हो गया है तो, और अगर शुरू हुए देर हो गई तो स्कूल को देर हो गई है, मतलब उसको शुरू होने से पहले निकल जाना है। तो पूरा जीवन रेडियो के जरिए चलता था। हवा महल से पहले सो जाना है, और रेडियो पर फिल्मी गाने बजते थे और उद्घोषणाएं होती थी कि गीतकार हैं ये, संगीतकार हैं ये। तो एक तरह का संस्कार रेडियो सुनने की वजह से, क्योंकि हम पढ़ाई करते थे तो भी रेडियो हमेशा चलता रहता था। ये हो रहा था कि पता नहीं चल रहा था, और अवचेतन मन में ये सारे गाने बजते चले जा रहे थे, और गीतकारों के बारे में एक पूरा परिदृश्य बन रहा था। तो गुलजार साहब के गाने, मजरूह साहब के गाने, वो ये दो गीतकार थे
जिनके गाने जहन में बहुत ज़्यादा असर करते चले जा रहे थे और उन पर ध्यान देना शुरू किया था। एक दिलचस्प बात और बताऊँगा कि मैं और मेरे भाई, हम दोनों ने मिलके, भाई मुझसे 5-6 बरस छोटा है, और बहुत सारे रजिस्टर्स बनाए थे जिनमें हम गानों के ब्यौरे लिख लेते थे। जैसे यादों की बारात का गाना, तो किशोर कुमार की आवाज़, मजरू सुल्तानपुरी की बोल और आर डी बर्मन का संगीत, और अगर ज़रूरत हुई तो साल भी लिख लेते थे। रेडियो से सुन सुन के गानों की फहरिस्त वो आज भी मेरे पास है, वो हमारे बचपन की याद है। इसके अलावा हम बहुत सारी जानकारियाँ, फ़िल्मी जानकारियाँ उन रजिस्टर्स में, क्योंकि वो ज़ेरॉक्स का ज़माना नहीं था, वो और अलग-अलग तरह की टेक्नोलॉजी का ज़माना नहीं था, हम हाथ से, तो उन रजिस्टर्स में बहुत सारे ब्यौरे गानों के हैं। रेडियो में मैं आऊँगा ये बिल्कुल साफ़ नहीं था, ये हमारी पढ़ाई का दौर था और मुझे अनगिनत गानों के गीतकार, संगीतकार याद थे। उनके साल याद थे, उनके निर्देशकों के नाम याद थे। फिर हम चुपके से फ़िल्म फेयर पढ़ा करते थे। माधुरी हिंदी में आया करती थी, मायापुरी पढ़ते थे। फिर एक बहुत दिलचस्प पत्रिका आती थी, फ़िल्मी कलियाँ, जिनमें थोड़े ज़्यादा वैचारिक लेख हुआ करते थे। मेरा ख़्याल है बृजेश्वर मदान जी के जी जी। लेख हुआ करते थे। वो पढ़ा करते थे और जितनी चीज़ें मिल जाएँ, लेख काट के फ़ाइल में लगा लेते थे। किसी के बारे में कुछ आया, ये सारी जानकारियाँ ज़हन में स्टोर होती चली जा रही थी, और मुझे नहीं पता था कि ज़िंदगी में इनका क्या रोल है। बल्कि कई बार ये होता था कि माता-पिता ये भी कहते थे कि बहुत ज़्यादा रेडियो मत सुनो, आगे ज़िंदगी में कुछ और करना है। पर ये जुनून चलता चला जाता था। फिर ये जुनून और विस्तारित हुआ और शॉर्टवेव पर हम पाकिस्तान के रेडियो स्टेशंस ढूँढ के मेहदी हसन की आवाज़ सुना करते थे। शॉर्टवेव का एक तार निकाल के छत तक ले गए थे। वो क्योंकि फिज़िक्स के स्टूडेंट थे तो अंदाज़ा था कि क्या करना है। और ना अलग-अलग शाम के समय में ये नोट कर लिया था कि इस समय में गैर फ़िल्मी और फ़िल्मी पाकिस्तानी गाने बजते हैं। तो आप सोचिए कि बड़ा मज़ा आता था। मेहदी हसन का फ़िल्मी गाना बज रहा है, मुरझाए हुए फूलों की कसम, इस देश में फिर ना आएँगे हम। इस तरह की चीज़ें बज रही। क्यों सुन रहे हैं ये पता ही नहीं था। ये रहा है ज़िंदगी का सफ़र। मैं उस दौर के गीतों की बात करूं तो मैं ये जानना चाहूँगा कि कुछ पसंदीदा गीत कौन से थे जो दिमाग में उस दौरान आपको लगा हो कि ये बड़े ही अद्भुत गीत हैं और वो सबसे ज़्यादा पसंद रहे हों सुनने के लिए? क्योंकि जिस दौर की आप बात कर रहे हैं रेडियो के उस दौर में, मुझे लगता है हर किशोर के साथ, हर बच्चे के साथ ज़िंदगी उस दौरान ऐसे ही बढ़ रही थी। बिल्कुल। और मुझे तो याद है कुछ गानों के लिए मैं 25 पैसे, उस समय टेप रिकॉर्डर हुआ करता था, जी। तो रेडियो पे तो एक सीमा है कि गाना आया और सुन लिए और चला गया। लेकिन गाना पसंद है तो सुनने के लिए किसी दुकान पर गए रिकॉर्डर वाले को, वो 25 पैसे या 50 पैसे लेता था तो वो गाना रिपीट करके सुना देता था। तो आपसे उन गानों की बात करूँगा कि पहले कि वो कौन से गाने थे? क्या कोई गाना या कुछ गाने आपको याद हैं? क्या आपको गीतकारों से इसलिए इश्क हुआ या उनसे लगाव हुआ कि ये बहुत अच्छे गीत लिखते हैं? जैसे आपने मजरूह साहब की बात की, गुलज़ार साहब की बात की। तो मजरूह साहब, गुलज़ार साहब को शायद आपने केवल नाम से ही सुना रहा होगा, बाद में उनके गाने ढूँढने लगे होंगे। ये जो प्रक्रिया थी गीत सुनने का, तो समझ में आया कि चलिए ये प्रक्रिया आपकी थी कि आप गाने सुनते थे और वहाँ से आपको प्रेम हुआ। आपने उनका आर्काइव भी शुरू किया, उनको लिखना शुरू किया, एक आपके पास दस्तावेज होता चला गया। चूँकि लगाव था, लेकिन वो लगाव फिर आगे कैसे बढ़ना शुरू हुआ? आप गीतकारों को चुनते थे या केवल गाने चुनते थे सुनने के लिए? और फिर बाद के दिनों में जब पढ़ाई पूरी हुई, फिर यात्रा ये कैसे आगे बढ़ी? दरअसल होता ये था कि जैसे रेडियो पर फ़िल्मी गाने बज रहे हैं तो अलग-अलग ये समझ में आ गया था कि ये गीतकार हैं। बल्कि संगीतकारों के काम में भी फ़र्क पता चल गया था कि शुरू के 2-3 सेकंड में ही हम पहचान लेते थे कि अब ये गाना आ रहा है। क्योंकि जो ओपनिंग म्यूज़िक होता है या आलाप होता है उसके ज़रिए। और ये होता था कि मजरूह से कुछ ज़्यादा लगाव हो गया था, और ये मेरे साथ भी था और मेरे भाई के साथ भी था। तो मेरा ख़्याल है कि अनगिनत ऐसे गाने थे जो बहुत ज़्यादा पसंद थे। जैसे रहे न रहे हम महका करेंगे, लगता था कि क्या बढ़िया गाना लिखा है, कमाल का गाना है। या दस्तक का गाना मायरी में कासे कहूँ।
बल्कि दस्तक में एक मजरू का अद्भुत गाना है, तुमसे कहूँ एक बात परों से हल्की हल्की। और मजरू का जो आर डी बर्मन के साथ काम है, वो यादों की बारात है ना, वो बहुत दिल के करीब था। बल्कि एस डी बर्मन के साथ जो काम है, दिल पुकारे आरे आरे, जो लतीफ़ के गाने, बहुत सारे गाने हैं। मतलब मैं अगर बताने चलूँ तो इतनी लंबी लिस्ट हो जाएगी कि मुझे समझ ही नहीं आएगा। आपको पता है चलती का नाम गाड़ी, एक लड़की भीगी भागी सी, है ना, ये गाने हैं। सुजाता, सुन मेरे बंधुरे, ये भी मजरूर साहब हैं। तो ये हो रहा था कि बहुत अलग अलग तरह के गानों में हम देख रहे थे कि ये बंदा लिखता किस कमाल की तरीके से। एक तरफ रहे ना रहे हम लिख रहे हैं, दूसरी तरफ गे गेली जरा टिम्बकटू कठमंडू कठमंडू भी लिख लेते हैं। फिर अंग्रेजी में कहते हैं कि आई लव यू, ये भी मजरूर साहब का गाना है। हम सोचते थे कि ये क्या गीतकार होते होंगे जो इस तरह से गाने लिखते हैं। गुलजार साहब के गाने हम लगातार देख रहे थे, आंधी, मौसम, खामोशी, हमने देखी है उन आंखों की महकती खुशबू। बल्कि उस दौर में एक गाना जो बहुत ज़्यादा पसंद था, बाद में पता चला कि गुलजार साहब का है, हवाओं पे लिख दो हवाओं के नाम, हम अनजान परदेसियों का सलाम। उनमें उपमाएं छाँव छम से कूदी, है ना, चुलबुला ये बहता पानी अपना बहना भूलकर आईना चमका रहा है, इस तरह की उपमा गुलजार साहब देते हैं। तो ये सारी चीज़ें चल रही थी। और पता नहीं क्यों ये भी हो रहा था कि इस गाने में सितार बहुत अच्छा बजा है, इस गाने में मैंडोलिन बहुत अच्छा बजा है, इस गाने में गिटार बहुत शानदार है, इस गाने में तबले का काम बहुत अच्छा है। कोई बताने वाला नहीं था, हम अपने आप ये सुन रहे थे और नोट कर रहे थे, और ये सारी यात्रा बस चली जा रही थी। उसके बाद ये हुआ कि मैंने 12वीं के बाद, जैसे सब पर दबाव होता है, इंजीनियरिंग एंट्रेंस की तैयारी की, और वो 2 बार इंजीनियरिंग एंट्रेंस का एग्ज़ाम दिया और दोनों बार इंजीनियर बनने में नाकाम रहे। तो फिर दबाव था कि बीएससी करो, तो मैंने फिज़िक्स में बीएससी की, इसलिए क्योंकि साइंस पढ़े हुए बच्चे को ज़्यादा करियर ऑप्शंस होते हैं और पिताजी चाहते थे कि हम साइंस पढ़ें। बीएससी करने के दौरान मैं रेडियो करने लगा था। अच्छा। और युवाणी कार्यक्रम में जाया करता था, और मुझे लगा ये तो बड़ी मज़ेदार जगह है, यहाँ जाओ। और तब तक इतना सारा कुछ, क्योंकि बहुत रेडियो अखबार की पढ़ते थे। शुरुआत कैसे हुई? बहुत दिलचस्प किस्सा है। मध्य प्रदेश में एक शहर है छिंदवाड़ा, पिताजी का वहाँ ट्रांसफ़र हो गया, हर 3-4 साल में उनका ट्रांसफ़र हो जाता था। लेकिन सागर शहर में जब हम थे तो हम बहुत लंबे समय तक वहाँ थे, और मन ने ये कभी सोचा नहीं था कि ये शहर छोड़ना पड़ेगा। एक दिन अचानक शहर छूट गया, बहुत दुखी थे, छिंदवाड़ा शहर में पहुंचे, जिंदगी की नई शुरुआत हुई। लेकिन काम तो वही थे, डिबेट्स करते थे अलग अलग जगहों पर जाके, और कविताएं लिखते थे, और नुक्कड़ नाटक करते थे, ये सारा हो रहा था। तो शहर में एक नाम हो गया था एक संस्कृति कर्मी के तौर पर। रेडियो स्टेशन में किसी वार्ताकार को शाम को एक वार्ता पढ़नी थी, और वो अचानक गायब हो गए। अब एक महिला जिन्होंने उसके लिए कोऑर्डिनेट किया था, वो टेलीग्राफ ऑफिस में पीसीओ पर जाकर रेडियो स्टेशन को बता रही थी कि मैं तो उनके घर गई, वो तो मिले नहीं, और अब आज शाम के रेडियो प्रोग्राम का क्या होगा। वहाँ जो व्यक्ति बैठा था, काउंटर क्लर्क, वो मेरे पिताजी का कर्मचारी था। पिताजी उस ऑफिस के हेड हुआ करते थे। हमारी पूरी ज़िंदगी जो है वो टेलीफोन एक्सचेंजेस में, डाक तार विभाग के कंपाउंड्स में बीती है। तो उन्होंने कहा, हमारे साहब का बेटा जो है वो बहुत डिबेट करता है, हो सकता है कि आपका ये रेडियो कार्यक्रम हो जाए। मुझे घर पर लैंडलाइन पर फ़ोन किया, उन्होंने कहा भैया इनसे बात कीजिए। मैंने बात की, मुझे लगा पता नहीं कौन है। उन्होंने कहा ऐसा ऐसा है, ये विषय है, और आज शाम को कार्यक्रम करना है, आप कर देंगे? मैंने कहा हाँ कर देंगे। हम तो पहुंच गए, और हमने बिना लिखे बोल दिया, और बोल दिया, वो प्रसारित हो गया। घर पर सबने सुना, सबको लगा ये तो बड़ा मज़ेदार है। अगले महीने फिर बुलावा आ गया। फिर एक दिन यूं हुआ कि एक, उन दिनों में रेडियो स्टेशन में एक दोस्त बन गए थे, उनका बड़ा अनुराग था, अब वो इस दुनिया में नहीं है, दशरथ जी। उन्होंने एक दिन मुझे फ़ोन किया, उन्होंने कहा रेडियो में ऑडिशन हो रहे हैं यूनुस, तुम आ जाओ। मैंने कहा मैं तो नहीं आ सकता, मेरे केमिस्ट्री के प्रैक्टिकल हैं। मतलब एरोगेंसी थी कि मुझे महत्व ही नहीं पता था कि ये ऑडिशन क्या होते हैं, क्यों जाना चाहिए। उन्होंने कहा भाई शाम को 5 साढ़े 5 बजे तक तो आ सकते हो ना।
मैंने कहा अच्छा ठीक है आ जाऊँगा। 2-3 दोस्तों को कहा कि चलो यार चलते हैं, उन्होंने बुलाया था देखते हैं क्या है। ऑडिशन दिया और आ गए। बिना ज़्यादा सोचे कि ये है क्या, इसका जीवन में क्या महत्व है, और मौज मस्ती में जुट गए। अगले दिन डिबेट्स, कॉलेज, ये सारी चीज़ें। एक दिन बुलावा आया, आपको चुन लिया गया, आपकी ट्रेनिंग होगी। मैंने कहा मैं तो नहीं आ सकता, मेरा तो कॉलेज है। फिर खैर किसी तरह से ट्रेनिंग की और रेडियो में जब बोलना शुरू किया तो ये होता था कि कॉलेज में दोस्तों को पता होता था कि आज शाम जाने वाला है, तो कहता था यार प्लीज़ वो मेरे दिल के चैन बजा देना या फलाना बजा देना। तो दोस्तों की फरमाइश पर ऐसे, छोटा सा शहर है, एक लड़का कॉलेज का युवानी कार्यक्रम करता है, एफएम चैनल नया नया आया है और सारा शहर एफएम सुन रहा है, और दोस्त बोल देते हैं उस लड़की के लिए वो गाना बजा देना, और यूनुस खान वहाँ बजा रहे हैं। ये जिंदगी की मौज थी। तो यूनुस भाई, ये तो बहुत ही मतलब मज़ेदार किस्सा आपने बताया। मैं ये आपने संस्कृति कर्मी, गानों से मोहब्बत, आपकी ज़िंदगी में मुझे लगता है कि जिस तरह का काम आप कर रहे थे, मोहब्बत बहुत पहले आ गई होगी शुरुआत। नहीं ऐसा नहीं है, ये आपका मेरा ख्याल है कि ये खाम ख्याली है, ये नहीं हुआ था, ये बहुत बाद में हुआ। तो वहाँ से फिर मुंबई कैसे पहुँचे? और जब आप रेडियो पे, क्योंकि ऑडिशन के बाद आपको कार्यक्रम मिलने लगा, जी रेडियो ही हमारी ज़िंदगी होगी, ये आपके जीवन में कब ऐसा हुआ? और परिवार के लोगों को, जो पिताजी की इच्छा थी कि इंजीनियर बनना चाहिए बच्चे को, और फिर उनको लगा कि नहीं, साइंस में उन्होंने केमिस्ट्री आपको इसलिए दिलवाई कि साइंस के बच्चे के पास नौकरी के ऑप्शंस ज़्यादा होते हैं। लेकिन आप उस दुनिया में आए जहाँ विज्ञान से अधिक संस्कृति की, कला की, संगीत की, शब्दों की दुनिया का महत्व ज़्यादा था। परिवार के लोगों की शुरुआती प्रतिक्रिया क्या थी? और फिर ये यात्रा मुंबई में, मुझे लगता है कि आज, और मुंबई जब पहुँचे तो वहाँ पे आवाज़ की दुनिया के जिन लोगों को आपने सुन के, जिनसे आपकी यात्रा, आपकी निर्मित हुई थी, उन लोगों को कैसे-कैसे मिले? और कुछ यादगार पल जो हैं, जिन लोगों से मुलाकात का, जो आपके वरिष्ठ थे और जिनसे मिल के आपको लगा कि अरे ये तो मैंने बचपन में सुना था और मैं चाहता था इनसे मिलना। जी जी, कुछ उसके बारे में बताएं। बहुत लंबा मामला है। देखिए ये हुआ कि जब मैंने ग्रेजुएशन फिनिश किया तो मुझे लगा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कॉम में जाना चाहिए। पिताजी उसके लिए राजी नहीं हुए दिल्ली भेजने के लिए। तो फिर मैंने तब तक रेडियो से बहुत जुड़ाव हो गया था, और हम छिंदवाड़ा छोड़ के जबलपुर शहर आ चुके थे, और मैं जबलपुर में यही तमाम गतिविधियां कर रहा था। और एक दिन लाइब्रेरी से लौटते हुए मैं सुबह शाम डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी में बहुत सारी मैगजीन्स पढ़ा करता था, और घंटों उस चीज़ों से बीतते थे। जबलपुर शहर था, साइकिल उठा के कभी ज्ञान रंजन जी के पास पहुंच जाते थे, कभी परसाई जी के पास पहुंच जाते थे, कभी रामेश्वर शुक्ल अंचल के पास पहुंच जाते थे। डरते किसी से नहीं थे, बस जाके बैठ जाते थे, बोलते कुछ नहीं थे, वो जो बोलते थे वो सुनते थे। और तो रोजगार समाचार में देखा कि विविध भारती के लिए अनाउंसर्स की ज़रूरत है, तो यूँ लगा कि लगता है ये हमारे लिए विज्ञापन है। फटाफट उसी दिन एप्लीकेशन रवाना कर दी। उसके बाद ये हुआ कि ऑडिशंस और इंटरव्यू और रिटर्न, ये पूरी बहुत लंबी प्रोसेस थी, इसमें शायद 1-1.5 साल लगा। इस दौरान बहुत सारे लोगों ने, रिश्तेदारों ने, सबने दबाव डाला। पिताजी का दबाव था कि एमएससी करनी चाहिए। एक दिन मैंने उनको सामने बिठा के ये कहा कि मैं हिंदी में एमए करने जा रहा हूँ। अब तक मैंने आपका सुना और अब मैं नहीं सुन पाऊंगा। ये भगवान ने। तो ये बगावत हो गई, और बहुत बुरा लगा पापा को। निश्चित रूप से लगा होगा। वो बहुत बुरा दौर था, क्योंकि 1 साल मैंने उनसे मांगा था कि 1 साल, मतलब बहुत फिल्मी लगता है, लेकिन आपकी या मेरी। और उस 1 साल के अंदर मुझे विविध भारती से बुलावा आ गया, तो मैं बाकी सारे झंझटों से छूट गया, और मुझे लगा कि ये एक धारा मिल गई। उस वक्त पिताजी बहुत नाराज थे, लेकिन आज वो मेरे पहले लिसनर, पहले पाठक। और ये जो शैलेंद्र वाली किताब है, मैंने ये तय कर लिया था कि इसकी पहली कॉपी मैं पिताजी को दे के आऊँगा। तो मैं दिसंबर में जबलपुर गया, और मैंने ये पहली कॉपी जो है ये पापा को दी, और उन्हीं को ये समर्पित भी की, पापा और जादू को। और इसके नीचे एक पंक्ति थी जो हमने बाद में ड्रॉप कर दी,
उनके लिए जो मेरी रगों में बहते हैं और उसके लिए जिसकी रगों में मैं बहता हूँ। तो थोड़ा लंबा हो रहा था, हमने वो बाद में छोड़ दिया। और ये था कि हम ना रहेंगे, तुम ना रहोगे, फिर भी रहेंगी निशानियाँ। तो मैं जादू से हमेशा कहता हूँ कि मैं तुम्हारे लिए ज़्यादा कुछ नहीं छोड़ के जाऊँगा, पर किताबें ज़रूर छोड़ जाऊँगा, और तमाम राइटर्स की किताबें हस्ताक्षरित और मेरी लिखी हुई किताबें। तो एक मज़ेदार बात है। खैर, मैं विविध भारती पहुंचा, 90 का दशक तब ख़त्म होने को था। मुंबई शहर भी बहुत बदल रहा था। विविध भारती मेरे लिए एक अजायब घर था। मैं जिन लोगों को सुनते हुए बड़ा हुआ, अब वो मेरे कुलीग थे। और छोटे शहर में आपका अपना एक टशन रहता है, आप जैसे बोलो, आप तो लोकप्रिय हो गए हो। अब आप विविध भारती में हो, अब आपको अपनी एक स्टाइल खोजनी है। वो बहुत संशय का दौर था कि कैसे रेडियो पर अपनी स्टाइल खोजी जाए। तो मुझे नाटकों के जमाने की एक बात याद आई, बी योर सेल्फ। और मैंने उसको अपनी जिंदगी का एक मकसद बना लिया कि जैसे मैं आम जिंदगी में बोलता हूं, हमारी आपकी बहुत बातें होती हैं, मुलाकातें हैं, तो आप ये पाएंगे, आप ये जानते हैं कि जैसे मैं आपसे ऑफ कैमरा आम जिंदगी में बात करता हूं, वैसे ही मैं यहां बात कर रहा हूं, वैसे ही मैं रेडियो पर बोलता हूं। ये रियाज रेडियो में आते ही मैंने शुरू कर दिया था। और वो बी योर सेल्फ वाला ही फॉर्मूला था, जिस पर मैं जैसे आम जिंदगी में बोलता हूं, वैसे ही मैंने रेडियो में बोलना शुरू किया। और वो एक धारा बन गई, तो वो एक स्टाइल हो गई, और वो फिर पहचान बन गई। विविध भारती में छाया गांगुली हमारी कुलीग हुआ करती थी। जब पहले दिन मिला तो मैंने कहा, ये आपकी याद आती रही वाली छाया जी हैं? तो उन्होंने कहा, हाँ जी मैं वही हूँ। आज भी उनका बहुत स्नेह है। इसके अलावा मैं बताऊं, दिलचस्प बात कि अमीन साहब से मुलाकात हुई। बचपन का कोई दिन अमीन साहब की आवाज़ के बिना नहीं बीता था। बिना का गीतमाला हमारे घर में हमेशा चला करती थी। हमें अमीन साहब का चेहरा भी नहीं पता था। उस दौर में कोई सोशल मीडिया नहीं था। कभी अखबारों में जब तस्वीर छपी तो मैंने कहा, ये ऐसे कैसे दिख सकते हैं? आज लोग मेरे बारे में ये बात बोलते हैं कि इस चेहरे के ऊपर ये आवाज़ फिट नहीं होती है। कई बार ज़िंदगी में ऐसे इंसिडेंट्स हुए। तो अमीन साहब से मुलाकात हुई, बल्कि उन्होंने मैं जब पहुंचा उसके कुछ महीने बाद फ़ोन करके मुझे बुलाया था स्टूडियो में, और उन्होंने मुझे ऑफ़र किया था एक कार्यक्रम, जो किसी वजह से मैं नहीं कर पाया था, पर मुलाकातें रही थी हमारी, और मेरा बहुत लगाव है। और कई लोग मुझे ये कहते हैं कि आपकी शैली में अमीन साहब की झलक मिलती है, जो मुझे नहीं पता कि ये कैसे आई है। पर मैं ये मानता हूं कि जैसे मैं आम जिंदगी में बोलता हूं, वैसे ही बोलता हूं, तो शायद मेरे आम जिंदगी में बोलने पर अमीन साहब की झलक होगी, जो रेडियो पर सुनाई देती है। पहला इंटरव्यू जो मैंने किया वो योगेश जी का था। एक गीतकार जिसको आपने बहुत प्यार किया है, और जिसके गाने आप लगातार सुनते रहे, आपकी डायरियों में लिखे हैं। रजनीगंधा फूल तुम्हारे, कई बार यूं भी होता है, ये जो मन की सीमा रेखा है, जिंदगी कैसी है पहेली हाय, तमाम गाने आपके जहन में बसे हैं। और एक दिन दोपहर को आपको पता चलता है कि कल इसी समय आपको योगेश का इंटरव्यू लेना है। अब मैं घर जाता हूँ और मुझे लगता है, यार मैं क्या क्या लिख लूँ। तब मैं सवाल लिख के इंटरव्यू किया करता था। अब मैं सवाल नहीं लिखता, बिना कागज के बैठता हूँ, सारी तैयारी जहनी होती है। मैंने 10 पन्नों का क्वेश्चन बनाया, ये पूछूंगा वो पूछूंगा। योगेश जी आए, बहुत सहज और बहुत दिलचस्प बातचीत हुई। उसके मेरा ख्याल है 10 15 16 कुछ तो साल हुए, या 20 बरस बाद मैंने फिर से योगेश जी का इंटरव्यू लिया, फिर उन्हें विविध भारती बुलाया। और तब तक उनसे बहुत गहरा नाता बन चुका था। तो उन्होंने वो उस इंटरव्यू की शुरुआत में याद किया कि कैसे एक दुबला पतला लड़का था जो रेडियो में नया था, और उसने कहा, सर जरा ख्याल रखना, मेरा पहला इंटरव्यू है। और फिर उनकी पूरी यात्रा हमने रिकॉर्ड की उजाले उनकी यादों के कार्यक्रम में। तो वो बहुत अद्भुत था कि इंटरव्यू हुआ, फिर योगेश जी कहते हैं चलो टहलते हैं, और साउथ बॉम्बे के इलाके में मैं योगेश जी के साथ टहलता रहा। आप सोचिए कि वो वही इलाके थे जहाँ उनका वो गाना है ना, मंजिल फिल्म का, रिमझिम गिरे सावन सुलग सुलग जाए मन, हम वहीं घूम रहे थे उन्हीं इलाकों में, और योगेश जी अपनी ज़िंदगी की कहानी बता रहे थे, अलग अलग बातें हो रही थी। मैं सोच रहा था, ये कैसा दिन है, कमाल है, ये अद्भुत चमत्कार है। उसके बाद बहुत लोगों को देखा। जगजीत सिंह से मेरी बहुत ज़्यादा मोहब्बत रही है।
विविध भारती के स्टूडियो में जब वो आए, मैंने उनको देखा। मैंने एक पॉइंट बना लिया जीवन में कि उनके कोई कॉन्सर्ट मुझे नहीं देखने। अच्छा। हाँ, क्योंकि जो कैसेट्स में मैंने जगजीत को सुना है मुझे वही रखना है, और एक समवन समवेयर एल्बम तक या उसके बाद के 4-5 एल्बम मुझे लगता है कि मैं ये मानता था कि ये मेरे वाले जगजीत हैं। बहुत लिखा जगजीत पर भी, उनसे फ़ोन पर भी बात की। मेरे मोबाइल फ़ोन में उनका नंबर आज भी दर्ज है और मैं उसको डिलीट नहीं करता। और कभी मैंने उनके लाइव कॉन्सर्ट्स नहीं देखे, उनको स्टूडियो में गाते हुए सुनने का भी मौका मिला, वो कमाल की चीज़ थी। फिर तो बहुत लंबी फहरिस्त है, मैं गिनाता हूँ फिर भी। नौशाद साहब, कल्याण जी आनंद जी, खयाम साहब, इंदिवर जी, जयराज जी, कामिनी कौशल, वैजयंती माला, आमिर खान, सुभाष घई, पुराने ज़माने के बहुत सारे म्यूजिशियंस है ना, जैसे मनोहारी सिंह जो सैक्सोफोन बजाते रहे। उसके अलावा क्लासिकल म्यूज़िक की हस्तियाँ, जसराज जी से बातें मुलाकातें रहीं, गिरिजा देवी से रहीं, ममता क्योंकि उनसे कनेक्टेड थी, चन्नूलाल मिश्रा जी, राशिद खान साहब के कॉन्सर्ट्स नेहरू सेंटर में अनाउंस किए। बहुत सारे लोग हैं, लंबी फहरिस्त है, मतलब मैं तो अभी नाम भी याद नहीं कर पा रहा हूँ पर गुलजार साहब, तो बहुत लंबा मामला रहा। इंटरव्यूज़ का तो मुझे काउंट भी याद नहीं है। यूनुस जी, मैं ये जानना चाहूँगा कि सबसे मज़ेदार पहला किस्सा तो आपने साक्षात्कार का सुना दिया कि योगेश जी के साथ जिस तरह से मुलाकात हुई और 10 पन्नों का सवाल, और उसके बाद निश्चित रूप से आप जितने लंबे समय से काम कर रहे हैं, 3 दशक से अधिक हो गए, 3.5 दशक होने को हैं, तो स्वाभाविक तौर पे आपके काम के हिसाब से संगीत की दुनिया के बहुत कम लोग होंगे सिने जगत के जो बचे होंगे। लेकिन मैं ये जानना चाहूँगा कि कुछ ऐसे साक्षात्कार जो दिमाग में रह गए हों, या कुछ ऐसे जो बहुत दुरूह लगे हों कि भाई यह बात करना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, या नाराज़ हो गए हों जिनसे साक्षात्कार लिया हो। हालांकि मुझे लगता नहीं आपसे नाराज़ होने का कोई आप बहुत सहज व्यक्ति हैं, लेकिन फिर भी ऐसा संभव है क्योंकि मैं भी लगातार जब बातचीत कर रहा हूँ तो मुझे पता है कई बार हमारा उद्देश्य नहीं होता, लेकिन हम जिनसे बात कर रहे होते हैं उनको कोई बात चुभ सकती है या वो समझ नहीं पाते हैं। जी। तो सबसे कठिन कौन सा था, या ऐसी कोई घटना जो जिसमें जो आपके जहन में रह गई? मैं कुछ बहुत मज़ेदार हाँ। इंसिडेंट्स आपको बताता हूँ। एक बार मैंने लता जी के यहाँ फ़ोन किया लैंडलाइन पर, और लता जी फ़ोन पर आ गई। दिलचस्प ये था कि मेरा कॉलम लता जी के यहाँ पढ़ा जाता था, तो मुझे ये अंदाज़ा था, और लैंडलाइन पर फ़ोन लॉटरी थी कि वो लगेगी कि नहीं लगेगी। लता जी फ़ोन पर आ गई और उन्होंने कहा कि गानों से जुड़ी कोई बात मत पूछना। तो मैंने कहा ठीक है, मैं स्टूडियो से 5 मिनट में फ़ोन करता हूँ दीदी। मैं स्टूडियो गया, फ़ोन लाइन कनेक्ट करवाई और बात की, और उस 40-45 मिनट के इंटरव्यू में सबसे पहले मैंने लता दीदी से फ़ोटोग्राफी की बात की। उनका एक पहला कैमरा था जो शिवाजी के किले से गिर गया था और गांव में उसके अवशेष मिले और पुलिस स्टेशन में जमा किया गया और फिर वो थैली में भर के उनको दिया गया। लता जी को बहुत शौक फोटोग्राफी का, तो उसकी बातें की, क्रिकेट की बातें की, परफ्यूम्स के उनके कलेक्शन की बातें की, और मेरे पास वो इंटरव्यू है, उसमें उन्होंने कहा है कि मैंने कहा है कि दीदी मैंने सुना है कि आप लोगों को उपहार देती हैं। उन्होंने कहा हाँ मैं देती हूँ, आप घर आइए मैं आपको भी उपहार दूंगी। तो मेरे तो एकदम मैं बहुत जज्बाती हो गया, और उनसे दुनिया भर की तमाम बातें की गानों के इतर। तो वो पढ़ा लिखा काम आया क्योंकि मुझे पता था कि लता जी के क्रिकेट की तो इतनी बातें उन्होंने की, और अलग अलग मैच, फेवरेट क्रिकेटर्स, और क्रिकेट से जुड़े दुख सुख, वो तमाम चीज़ें बताती रहीं, घूमने का शौक और वो सब चीज़ें।
बहुत दिलचस्प था वो। इसके अलावा एक बार ये हुआ कि ओपी नैयर विविध भारती में आए और ये तय हुआ कि हमारे 2 सीनियर साथी उनका इंटरव्यू लेंगे। उस वक्त विविध भारती में हमारे जो हेड थे प्रोग्राम्स को संभालने वाले, वो थे मशहूर शायर राजेश रेड्डी साहब। यहाँ हर शख्स हर पल हादसा होने से डरता है, उनकी बड़ी मशहूर गज़ल है जो पंकज जी ने गाई है। वो बहुत क्रिएटिव व्यक्ति थे। स्टूडियो में बैठे थे, नैयर साहब का इंटरव्यू सुन रहे थे। उन्होंने कहा कि कुछ ऐसे सवाल हैं जो हमारे सीनियर साथी पूछने में संकोच कर रहे हैं, तो तुम जाओ और थर्ड माइक तुम संभालो और वो सवाल पूछना जो नहीं पूछे गए। मेरी एक आदत थी कि कोई भी इंटरव्यू ले रहा हो, पर मुझे चूंकि जानकारियां जमा करनी होती थी तो मैं स्टूडियो में बैठा होता था, चाहे वो किसी का भी इंटरव्यू चल रहा हो। अगर पुराने ज़माने के लोग हैं तो मैं वहाँ मौजूद हूँ और सुन रहा हूँ मतलब सारा कुछ दिमाग में जा रहा है। तो मैं शुरू से वो इंटरव्यू सुन रहा था। नैयर साहब का होना बड़ा कमाल था और उसमें दिलचस्प ये हुआ था कि उन्होंने ज्योतिष देख के तय किया था, इतने बजे गाड़ी से उतरूंगा, इस दिशा की तरफ बैठूंगा, इतने बजे निकल जाऊंगा। वो गाड़ी से उतरे तो लंबे व्यक्ति कोट पैंट पहने और हैट लगाए और उन्होंने मेरी तरफ देखा और कहा, यहाँ आओ। मेरे पसीने छूट गए कि पता नहीं क्या हो रहा है मेरे से कुछ। तो क्या था कि उनके पैर में तकलीफ थी और उनको ऐसा व्यक्ति चाहिए था जिसके कंधे पे हाथ रख के वो चल सके। उनका हाथ पड़ा तो आपको अंदाजा लग सकता है कि कितना रोमांच हुआ होगा। मैंने फिर बदमाशी वाले सवाल पूछे, लता दीदी से आपने क्यों नहीं गवाया, आशा भोसले वाले सवाल, दोनों से जुड़ी बातें और बहुत वो सवाल। तो उस पूरे इंटरव्यू की सीरीज में मैं शायद लास्ट के 2 एपिसोड में आता हूँ। वो बड़ी बदमाशी थी और वो बहुत दिलचस्प अनुभव था क्योंकि मैं बहुत रिस्क पर जा रहा था। जैसे लास्ट बैट्समैन होता है, मैच जिताने के लिए बैटिंग करता है, तो आउट नहीं होना है आपको, वो मेरी भूमिका थी। ये एक बहुत ही दिलचस्प इंटरव्यू था। एक दिन विविध भारती के हमारी एक प्रोड्यूसर ने कहा कि नामवर जी का इंटरव्यू लेने जाना है। ओह हम गए नामवर जी के इंटरव्यू के लिए चले गए बॉम्बे यूनिवर्सिटी के एक गेस्ट हाउस में। वो स्टूडियो नहीं आ रहे थे, हमको जाना था। नामवर जी से साहित्य से इतर बातें पूछने का साहस था। मेरे साथ बैठे थे कवि विनोद दास, तो वो कुछ साहित्यिक बातें पूछ रहे थे और मैंने उनसे सिनेमा देखना, फिल्मी गाने, तो उन्होंने उस इंटरव्यू में बताया कि कैसे वो चोरी चोरी फिल्में देखने जाया करते थे, कौन से उनको गाने पसंद थे, कविताएं उनकी कौन सी थी, जब वो कविताएं लिखा करते थे। मुझे तो पता ही नहीं था कि वो कभी कविताएं भी लिखा करते थे। बहुत अद्भुत था वो इंटरव्यू और मेरा ख्याल है ये काफ़ी है। बहुत सारे आलोचकों को नहीं पता है कि नामवर सिंह जी कविताएं भी लिखते थे। इसलिए हाँ, हालांकि बाद के दिनों में उनकी डायरी और उनके लिखे हुए जो चीज़ें प्रकाशित हुई उनमें कविताएं भी उनकी शायद राजकमल ने ही प्रकाशित की हैं। जी जी। तो नामवर जी का आ, ये जो साहित्य संगीत की दुनिया की जो आवाजाही थी, इस पर हम लोगों ने बात कर ली। आपसे दरअसल यूनिवर्सिटी बात पूरी हो ही नहीं सकती क्योंकि इतना लंबा अनुभव है। किताबों पर मैं आता हूँ। आपने गुलजार साहब की का भी एक साक्षात्कार शायद मंच पे भी लिया था, उनकी पुस्तक पिछले वर्ष, अगर मुझे गलत नहीं है तो, और शायद इसी किताब जिया जले के दौरान, जिया जले पे। और उन्होंने कई गुलजार साहब की जो अपनी आदत है चुहल करने की, कभी कभी वो भी उन्होंने आपको छेड़ा भी था कि इसमें आपका क्या है और मेरा क्या है और आपने कैसे इसको किया, और फिर आपने उसको बड़े ही सहजता से निभाया कि मैं अनुवाद करते समय, मैं अगर मैं गलत भूल नहीं रहा हूँ तो आपने कहा कि मैं ये नहीं सोच के कर रहा था कि इसको यूनुस कर रहा है, मैं ये सोच के कर रहा था कि गुलजार साहब अगर करते तो क्या करते, इसलिए मेरे लिए आसान था। जी जी, क्योंकि मैं लंबे समय से आपको फॉलो कर रहा हूँ। तो मैं इन किताबों पर, जो आपकी 4 किताबें हैं, मैं उन किताबों पे बात करूँगा। पहले बख्शी साहब पर जो आपने किताब अनुदित की थी जी, चूँकि आप लगातार पिछले लगभग, अब मैं कहूँगा 4 दशक से गानों से जुड़े हैं, और आनंद बख्शी साहब और गुलजार साहब ये लोग आपके शुरुआती प्रेम है। ममता जी के आने से पहले, उस पर मैं अभी बाद में आऊँगा। जी जी। तो
इस किताब को लिखते समय आपको क्या लगा कि ये मैं नई चीज़ जान पाया बख्शी साहब के बारे में या गुलजार साहब के बारे में? ये बात मैं तमाम शोध कर रहा था, लेकिन ये इस किताब में या इनके साक्षात्कार के माध्यम से मेरे सामने आया। मैं चाहूँगा कि कुछ अनूठी बातें जो इस पुस्तक में दर्ज हैं, आपको हो सकता है पहले से भी याद रही हों, तो हमारे दर्शकों को उससे ये पता चलेगा कि उन्हें ये किताब क्यों खरीदनी चाहिए, या सामान्य जो अखबारों में वो साक्षात्कार पढ़ते हैं या स्तंभों में जो वो अपने प्रिय लेखक के बारे में, गीतकार संगीतकार के बारे में जानते हैं, उससे इतर उन्हें किताब क्यों खरीदनी चाहिए? जीवन के किन किन स्वरूपों को वो पा पाते हैं इन किताबों से? देखिए, बख्शी साहब की किताब राकेश ने लिखी है, जो आनंद बख्शी के बेटे हैं और हमारे दोस्त। राकेश ने अपने पिताजी को पूरी जिंदगी बतौर गीतकार भी दिखाया और बतौर फादर भी दिखाया। बाहर के लोग बहुत सारी चीज़ें बख्शी साहब के बारे में नहीं जानते थे, जो उस किताब का बहुत ज़रूरी हिस्सा हैं। जैसे कि बख्शी साहब को प्लेन की यात्राओं से डर लगता था, लिफ्ट से उन्हें थोड़ा डर लगता था, एक अकेलेपन से उन्हें बहुत डर लगता था। वो चीज़ें हैं। रावलपिंडी से उनका जो जुड़ाव था उसके बारे में, बल्कि बाद के दिनों में जो उनके भीतर एक राइटर्स ब्लॉक, मुझे लगता है कहना ठीक नहीं होगा, और उनके भीतर एक कुछ विचित्र सा भाव आ गया था, जहां वो ये कहते हैं कि मैं ये गाना नहीं लिख पाऊंगा। एक घटना है जख्म फिल्म के गाने से जुड़ी हुई कि तनुजा चंद्रा उनके पास पहुंची और उन्होंने कहा कि आपको मेरी फिल्म के लिए गाना लिखना है। उन्होंने सिचुएशन बताई, तो बख्शी साहब ने कहा कि ये गाना मैं नहीं लिख पाऊंगा, इन दिनों मैं नहीं लिख पा रहा हूं। अगले दिन तनुजा को उन्होंने बुलाया और उन्होंने बहुत सारे अंतरे दिखाए। तो एक तरफ जहां उन्हें ये लगता था कि वो नहीं लिख पाएंगे, फिर वो लिख डालते थे। बात की सारी फिल्में इसी तरह की हैं कि उनको लगता है वो नहीं लिख पाएंगे। आप ये सोचिए कि चिट्ठी ना कोई संदेश, कहाँ तुम चले गए, ये गाना लिखने से पहले उन्होंने तनुजा से कहा था कि मैं नहीं लिख पाऊंगा। बताइए। और ये गाना कोरोना टाइम्स के बाद इतना महत्वपूर्ण हो गया। मैं आपको अपने जीवन की एक घटना बताता हूँ। कोरोना टाइम्स के दौरान पूरा एक लंबा वक्फा रहा जब कोई कॉन्सर्ट्स नहीं हुए। आप जानते हैं मैं स्टेज पर फिल्मी गानों की कहानियां करता हूँ। अहमदाबाद में हम एक कार्यक्रम कर रहे थे और उत्तम सिंह म्यूजिक डायरेक्टर मेरे साथ थे। कार्यक्रम के अंत में उन्होंने ये गाना खुद गाया और पूरा हॉल रो रहा था और मैं खुद भी रो रहा था। और बाद में मुझे आके स्टेज संभालना था। मैंने बड़ी, अब की अपनी तकनीक होती है अपने आप को आपे में लाके माइक्रोफोन पर वापस मौजूद हो जाने की अपने सहज रूप में। मैंने अपने आप को संभाला, लेकिन मैं ये सोच रहा था कि ये किस तरह का मोमेंट है। कितने सारे लोग यहाँ मौजूद हैं जिनके अपनों को उन्होंने खो दिया बीते समय महामारी में। तो मैं ये सोचता हूँ कि फिल्मी गानों का क्या कनेक्शन होता है, इस तरह की चीज़ें होती हैं। राकेश की किताब जो नगमे किस्से बातें यादें, वो मैंने आनंद बख्शी के प्रति जो मेरा प्रेम है उसके लिए अनुवाद किया था। और उस किताब में बख्शी साहब की ज़िंदगी की बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिनको हम नहीं जानते, उनके बचपन की और उनकी बुजुर्गियत की। जिया जले में बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि नसरीन बात कर रही थी। अब आप देखिए अनुवादक का संकट। किताब तैयार है, आप अनुवाद कर रहे हैं, उसमें सवाल हैं और जवाब हैं। अनुवाद जो व्यक्ति कर रहा है वो खुद एक रेडियो का व्यक्ति और इंटरव्यूअर रहा है, और अनुवाद करते वक्त, अच्छा उसके अलावा गुलजार साहब का प्रशंसक भी रहा है। तो अनुवाद करते वक्त उसको ये तकलीफ हो रही है कि मुझे यहां पर ये भी पूछना है यहां पर तो ये भी जरूरी है, और वो तो नहीं हो सकता क्योंकि आप तो एक किताब, छपी हुई किताब का अनुवाद कर रहे हैं। इसके बावजूद उस किताब में बहुत मजा आया, जहां बहुत अलग अलग गानों के बनने की कहानियां हैं और बहुत दिलचस्प कहानियां हैं। नसरीन ने बहुत शानदार अंदाज में पूछा है। मेरे लिए तो यही था कि मुझे गुलजार साहब की भाषा में लिखना था, और आपने वो वीडियो दिखाई है जिसमें गुलजार साहब कहते हैं ये बताइए कि मैं आपको कहाँ से मिला, मेरी जबान आपको कहाँ से मिली। तो मैंने उसका जवाब दिया था कि एक रेडियो था, एक डायरी थी, और है ना, और एक लड़का था। तो मुझे तो आपकी ज़बान मेरी रगों में घुली हुई है, तो मैंने आपको समझ के लिख दिया। उसमें एक मेरा जो सबसे पसंदीदा हिस्सा है, जहां भूपिंदर सिंह के बारे में वो कहते हैं कि भूपी की आवाज़ मुझे बहुत पसंद है, हमेशा से पसंद रही है, और उसके लिए मैंने
एक 2 लाइनें लिखी हैं, वो कहते हैं, अपनी आवाज का ताबीज बना दो मैं पहन लूं। मुझे लगा क्या अद्भुत एक्सप्रेशन है। वो पूरी किताब बहुत शानदार है। तो इन दोनों किताबों में ये चीज़ें हैं जो मुझे लगता है कि इन किताबों को बहुत विलक्षण बनाती हैं। और फिल्मी गानों से अगर आपको प्यार है और उनके पीछे की चीज़ों को जानना चाहते हैं तो ये दोनों किताबें बहुत मायने रखती हैं, जो अनुवाद की किताब है। ये किताब जो उम्मीदों के गीतकार शैलेंद्र है, शैलेंद्र जी पर मैं इस बात से हमें मतलब मुझे खुशी है और हमारे दर्शक और श्रोता भी इस बात को जान लें कि शैलेंद्र साहब को कोई एक किताब नहीं बांध सकती। वो अपने आप में जीवन दर्शन है। जीवन का कोई ही क्षेत्र शायद ही ऐसा बचा हो जिस पर शैलेंद्र की नज़र न गई हो। और गीत उनके गीत नहीं हैं, केवल गीत नहीं हैं, आप उनके साथ बहते चले जाते हैं ज़िंदगी के किसी भी वक्त पे। जैसे हम रामचरितमानस की बात करते हैं और कहते हैं कि तुलसीदास जी को किसी भी जीवन की घटना में, किसी भी भावना में आप ढूंढिए, कोई ना कोई दोहा आपको मिल जाएगा। शैलेंद्र के बारे में भी मुझे लगता है कि ये बात सही है कि मनुष्य के स्वभाव की जितनी भी प्रक्रियाएं हो सकती हैं, जितनी भी संवेग और संवेदनाएं हो सकती हैं, शैलेंद्र के यहाँ वो मौजूद है। और ऐसे व्यक्ति पर, उनके गीतों पर और उनके सिने गीतों को में जो तत्व है जनता का, जनपक्षधरता का, प्रेम का, मनुष्यता का, विद्रोह का, पीड़ा का, उम्मीद का, वह सब कुछ यूनुस ने अपनी किताब में दर्ज करने की कोशिश की है, सिनेमा के दायरे को देखते हुए। शैलेंद्र का कोई पक्ष कहीं से छूट न जाए और कोई बड़ा गीत इसमें आने से बच न पाए, ये एक बड़ी चुनौती थी मुझे लगता है। इस काम को करने में आपको कितना वक्त लगा और कैसे आप इसको इस ढंग से संकलित कर पाए, किताब को रख पाए, कि मुझे लगता है कम से कम मैं भी शैलेंद्र जी पर लगातार बहुत सारी किताबें पढ़ चुका हूँ। हाल के दिनों में आई हैं, एक खुशी की बात है। आज के 15-20 वर्ष पहले शैलेंद्र जी को लेकर वह जागरूकता नहीं थी, तो मैं यह मानता हूँ कि जो भी लोग काम कर रहे हैं आज शैलेंद्र जी पर, वो एक बड़ा काम कर रहे हैं। उनका परिवार भी इसमें, आप दिल्ली में भी आए थे और वो हमारा साहित्य तक ने उसको लाइव टेलीकास्ट किया था। जावेद साहब मंच पर थे और उन्होंने कहा था कि गीतकार तो बहुत, शायर तो बहुत हैं, लेकिन गीतकार एक ही हुआ और वो शैलेंद्र हैं, और इसकी वजह भी उन्होंने बताई थी। बिल्कुल। आप कैसे इस किताब को समेट पाए, क्या कुछ करने की, क्योंकि आपके पास तो अथाह स्रोत रहा होगा, तो आप सोचे होंगे कि मैं कैसे इसको, गागर में सागर इसको कहते हैं, कि कैसे मैं इतने पन्नों में इस बात को ले आऊँ, 270 पृष्ठों में शैलेंद्र आ पाए। उसके लिए आपने क्या कुछ किया, कितना वक्त लगा, क्या तैयारी इसकी किस तरह से इस किताब की हुई थी? हुआ ये था कि पहले तो ये तय हुआ कि मुझे शैलेंद्र पर लिखना है जब जन्मशती आ रही थी। उसके बाद ये संशय था कि फॉर्मेट क्या होना चाहिए। तो मुझे लगा कि जो मैं हमेशा से करना चाहता था, अब मैं वो करूं, कि फिल्मी गाने स्क्रिप्ट की ज़मीन पर कैसे उगाए जाते हैं, उस प्रक्रिया में किस्सा गोई हो, तो गानों के बनने की कहानियां भी आ जाएं। और अगर किसी गाने की कोई पंक्ति बहुत मायने रखती है तो मैं ये दिखाऊं, मतलब ये कि मैं किसी व्यक्ति को बिठा के ये समझाऊं कि इस गाने को यहां से सुने, इस गाने को इस तरह से सुने, इस गाने में ये सितार का पीस भी सुने, ये पंक्ति भी सुने, पर्दे पर फिल्माया गया ये पहलू भी देखें, पर्दे के पीछे घटी हुई ये घटना भी देखें। तो मुझे लगा इसका फॉर्मेट क्या हो सकता है, किस्सा गोई के इतर। तो आपने देखा होगा कि 2 लाइनें आती हैं, फिर कहानी आती है, फिर 2 लाइनें आती हैं, फिर कहानी आती है। मैंने ये फॉर्मेट गढ़ा और उसके बाद मुझे ये संशय हुआ कि क्या ये फॉर्मेट स्वीकार किया जाएगा। तो मैंने अपने संगीत वाले मित्रों से पूछा कि ये चलेगा, उनकी सहमति ली और इस बात पर विमर्श हुआ कि क्या ये फॉर्मेट चलेगा। तब मैंने ये फॉर्मेट चुना।
अब संकट ये था कि कितनी फिल्मों की बात की जाए। पहले मैंने सोचा था कि इंडिपेंडेंट गानों की बात करेंगे, पर गाने इतने सारे थे कि चैप्टर बहुत हो जाते। तो मुझे लगा ऐसी फिल्मों का चुनाव किया जाए जो शैलेंद्र की प्रतिनिधि फिल्में हैं। अब फिल्मोग्राफी पूरी मैंने एक रजिस्टर में अपने हाथ से लिखी, पूरी फिल्मोग्राफी शैलेंद्र की सारे महत्वपूर्ण फिल्में। एक रजिस्टर है जो इस किताब की मेकिंग का रजिस्टर है। इतनी सारी फिल्में, अब कैसे किया जाए? तब मैंने ये सोचा कि सब लोग समझते हैं कि शैलेंद्र और राज कपूर का काम सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो मैंने ये तय किया कि इससे इतर बात की जाए, शैलेंद्र और बिमल रॉय पर ज्यादा बात की जाए। तो मैंने राज कपूर की 2-3 फिल्में उठाई और मैंने फिल्मों को उनके शैलेंद्र के गानों के मेरिट के आधार पर चुना। तो बहुत चतुराई से इसमें कई फिल्मों को छोड़ दिया गया है। अगर आप शैलेंद्र की फिल्मोग्राफी देखें, यहां मैं बताऊंगा ही नहीं कि मैंने किन फिल्मों को छोड़ दिया है। आप पूरी फिल्मोग्राफी देखेंगे तो आप पाएंगे। पर मुझे लगता है कि ये वो फिल्में हैं जिन पर बात करना सबसे ज्यादा जरूरी था, तो इसलिए मैंने ये चुना। फिर मैंने ये देखा कि शैलेंद्र को बहुत गंभीर गीतकार के तौर पर जाना जाता है, तो मैंने उनके मजाहिया गानों पर एक चैप्टर अलग से प्लान किया। फिर मैंने देखा कि एक पहलू छूटा जा रहा है, और वो पहलू ये है कि शैलेंद्र महिला मन को बहुत गहराई से समझने वाले गीतकार हैं। अब ऐसी कौन सी फिल्म चुनी जाए? तो किसी एक फिल्म को चुनना मुश्किल था, तो मैंने 3 फिल्मों पर एक चैप्टर लिख दिया। दिल एक मंदिर, दिल अपना और प्रीत पराई और संगम। और उनमें उन गानों पर फोकस किया जिनमें शैलेंद्र महिला मन पर क्या बीतती है उसका एहसास कराते हैं अपने गानों के जरिए। तो आप ये पाएंगे कि बनते 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 इस किताब, फिर मुझे याद आया कि भाई भोजपुरी गानों पर भी काम होना चाहिए। फिर मुझे डर लगा कि ये तो मेरी भाषा नहीं है, गंगा मैया तो ये क्या करें? तो फिर अपने नेटवर्क में लोगों के जरिए बात करके, क्योंकि जो कुछ गानों की इबारत या उनके मीनिंग मैंने उन लोगों से समझे जिनकी ये भाषा है, और वो सारा काम किया। और उन फिल्मों को छोड़ दिया जिनके बिना इसका काम चल सकता था, पर वो कम महत्वपूर्ण फिल्में नहीं है। ये सब करते हुए भी 21 अध्याय हो गए। तो जाहिर है कि हम चाहते थे कि शैलेंद्र को बहुत मुकम्मल तरीके से हम पेश करें और उन गानों का पूरा विश्लेषण करें जिनके जरिए शैलेंद्र की पूरी रचना प्रक्रिया हमारे सामने आ जाए। इसमें आमिर खान और रेखा भारद्वाज ने इसका ब्लर्ब लिखा है, जिसके लिए आपने उनको धन्यवाद भी दिया है। मैं ये जानना चाहूँगा कि शैलेंद्र पर जब आपने इन दोनों लोगों से बात की, हालांकि ये सवाल अपने आप में बड़ा ही अजीबोगरीब है कि जो लोग फिल्मी दुनिया से जुड़े हुए लोग हैं उनमें कोई शैलेंद्र को न जानता हो या न मानता हो, ये असंभव सी बात है। वो सहज तैयार कैसे हुए, और इन लोगों को क्या वह पक्षधरता जो इसको हम कहेंगे, शैलेंद्र को जब भी हम याद करेंगे, एक सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है कि आप चाहे किसी भी शैलेंद्र के गीत को जिस भी रूप में याद करें, लेकिन जन सरोकारों का जो उनका पक्ष है वो बहुत बड़ा है। जी जी। और मुझे लगता है कि उनका अपना जीवन भी उसी तरह का था, उसी संघर्ष के साथ था। और जब वो अपनी समृद्धि के चरम पर, हम कह सकते हैं जिसको हम आज के समय में समृद्धि को हम संपन्नता से, पैसे से, धन से जोड़ कर देखते हैं, उस दौर में भी वह पक्ष शैलेंद्र ने नहीं छोड़ा, उसका साथ नहीं छोड़ा। उम्र भी उनको उतनी नहीं मिल पाई जी। जितनी होनी चाहिए थी। उतनी कम उम्र में जो इतिहास उन्होंने गढ़ा, वो अपने आप में आपकी किताब उसके बारे में और भी स्पष्टता से बताती है। बहुत सारे साथियों ने काम किया है, लगातार काम कर रहे हैं, और आप लोग चाहते हैं कि कम से कम 2000 के बाद की जो 21वीं सदी हम जिसको कहते हैं, जो नई पीढ़ी हमारी है, वह जान सके कि जिस भारतीय सिनेमा के 100 से अधिक वर्षों का वो जश्न मनाने की कोशिश में हैं या उससे आगे बढ़ चुके हैं, वह कहाँ से कैसे आगे बढ़ा है। यूनुस भाई, जो आपकी सबसे नई किताब मैं मस्क वाली है, मैं चाहूँगा कि उस पर आप थोड़ा सा प्रकाश डालें कि उसको किताब कैसे आई, इस पर तो आपने बता दिया है, लेकिन उसको करने के दौरान मैं मस्क के जीवन की कुछ बातें आज की पीढ़ी इसलिए जाने
कि कैसे हम अपने को विकसित कर सकते हैं या कैसे हम बहुत समृद्ध होकर भी मनुष्यता से, व्यवहारिकता से और व्यवसाय सबको साधते हुए भी मनुष्य बने रह सकते हैं। दरअसल ये बहुत दिलचस्प किताब है मेमस की, और ये सिखाती है कि ज़िंदगी में कितनी भी परेशानियां आ जाएं, उम्मीद का दामन नहीं छोड़ना चाहिए। बहुत सारी घटनाएं ऐसी हैं, जैसे कि मे मस्क जो है वो एक न्यूट्रिशनिस्ट के तौर पर काम करना चाहती हैं और किस तरह से उनको दिक्कतें आती हैं, और उसमें वो अपने आप को किस तरह से एस्टेब्लिश करती हैं, वो पूरी एक यात्रा है। एक मॉडल के तौर पर उनकी यात्रा है, जो वो 50 बरस को छूने के बाद मॉडलिंग शुरू करती हैं और फिर एक बुजुर्ग सुपर मॉडल बनती हैं। और एक घटना है जिसमें वो एक शूट के लिए उन्हें बुलाया जाता है और उनके पास गाड़ी तो नहीं है, वो बस से आ रही होती हैं और बस छूट जाती है। तो वो दौड़ती हुई, बर्फ है चारों तरफ और वो दौड़ रही हैं और बस वाले को रोक रही हैं। वो बस वाला रोक देता है और वो उस बस में जाती हैं एक जगह से, फिर वो पैदल बर्फ में चली जा रही हैं और फिर वो शूट पर पहुंचती हैं। मौसम बहुत ख़राब है, लोगों ने उम्मीद छोड़ रखी है, वो वहाँ पहुँचती हैं और जिस हालत में पहुँचती हैं तो सबको हैरत होती है कि वो पहुँची हैं और वो अपना बेस्ट वहाँ दे के आती हैं। मुझे लगता है कि लगातार जूझने का जो मादा है और मैदान न छोड़ने की जो ताकत है, वो इस महिला की बहुत बड़ी ताकत है। एक मज़ेदार चीज़ मैं बताता हूँ। सिंगल पेरेंट हैं और 2 या 3 बच्चे हैं। एलॉन मस्क ये ऐलान करते हैं कि उनको कनाडा जाना है। उसके लिए पैसों की ज़रूरत है। पैसे हैं नहीं, क्योंकि एक स्त्री तो संघर्ष कर रही है। अचानक उनको याद आता है कि उन्होंने म्यूचुअल फंड या स्टॉक मार्केट में कुछ थोड़े से पैसे किसी काम के आए थे। कोई एक फुटकर काम किया था, मॉडलिंग का या कोई पता नहीं क्या, वो इन्वेस्ट कर रखे थे। जब उन्होंने उनको निकाल के देखा तो उनकी मौजूदा कीमत इतनी भर थी कि एलोन मस्क कनाडा चले जाएं और वहां अपने आप को एस्टेब्लिश कर पाएं। वो पैसे निकाल के वो दे देती है। उसके बाद ये होता है कि दूसरा जो उनका बेटा है वो भी कनाडा जाना चाहता है और लड़की भी कनाडा जाना चाहती है, और सारा परिवार साउथ अफ्रीका से कनाडा शिफ्ट हो रहा है। किसी भी तरह के नए प्रयोग, किसी भी नए देश में जाके बसने को लेके कोई संकोच माय मस्क में नहीं है। वो हमेशा हर तरह से ज़िंदगी का सामना करने के लिए तैयार हैं। जब वो वहाँ जाती हैं तो कैसे ट्रैवल करने की दिक्कतें हैं और वो तमाम चीज़ें, और कम पैसों में कैसे ज़िंदगी बितानी है, और बच्चे भी काम करते हुए अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। तो मैं ये देख रहा था कि एक स्त्री जो बहुत खुशनुमा नज़र आ रही है, कामयाब नज़र आ रही है, उसके पीछे कितना कमाल का संघर्ष है, और उसमें एक गर्व है कि उसने ऐसे 3 बच्चे बड़े किए जो अपनी अपनी फील्ड में कामयाब हैं। कामयाब ही नहीं है, जो दुनिया को अपने कब्जे में जो किए हुए हैं। दुनिया पे इनको अपने कब्जे में किए हुए हैं, और आज तो अब अंतरिक्ष में भी एलन मस्क की नज़र कदम बढ़ा चुके हैं। पड़ चुकी है, और वो दुनिया के सबसे बड़े उन लोगों में है। केवल अमीरी के चलते उनको उनकी बात नहीं की जा सकती, जी। बल्कि उनकी जो महत्वाकांक्षा है और जिस तरह से उन्होंने अंतरिक्ष को उन व्यक्तियों के लिए खोलने की कोशिश की है कि मनुष्य अगर कभी ऐसा संकट आए कि धरती उसके रहने लायक न हो, जिसके बारे में स्टीफन हॉकिंग ने बाकायदा चेतावनी दे रखी है कि 2030 से 2050 के बीच आपको धरती छोड़नी पड़ेगी अगर आप प्रकृति को, पर्यावरण को संरक्षित नहीं करते हैं। तो उस दौर के लिए भी एलान ने तैयारी कर रखी है कि अगर कभी ऐसी स्थितियां आएँ तो क्या कुछ हो सकता है। अब हमने किताबों पे बात कर ली, एक सवाल मुझसे छूटा जा रहा है, और एक नहीं, कायदे से 2 सवाल छूटे जा रहे हैं। जी। एक सवाल जो आपकी निजी जिंदगी का है। ममता जी से आपकी मुलाकात जब हुई और आप दोनों जब शादी के बंधन में बंधे, उस दौरान जो स्ट्रगल हुआ, जो संघर्ष हुआ कि नहीं हुआ, दोनों परिवारों की सहमति थी कि नहीं सहमति थी, मैं उस पर चाहूँगा, क्योंकि आप बहुत सारे लोगों के साक्षात्कार करते रहते हैं और आपके मित्रों को तो आपको पता है, लेकिन दर्शकों को ये पता होना चाहिए कि प्रेम संबंधों में क्या कुछ महत्वपूर्ण होता है, और वो जब परिणित होते हैं तो उसके लिए केवल वह संवेदना होनी जरूरी है, वह जुड़ाव होना जरूरी है। मजहब, स्थान, परिवेश, इनका कोई अर्थ नहीं होता, ये सब पीछे छूटते चले जाते हैं, बशर्ते आप एक दूसरे पे विश्वास रखते हो तो।
जी, ममता जी से मेरी मुलाकात विविध भारती में हुई। 2 लोग विविध भारती में नए आए। कुल 2 लोगों की जगह थी, तो उनमें से एक मैं आया और दूसरी ममता जी आई हैं। और हम लोगों को एक साथ में एक कार्यक्रम दिया गया। उस ज़माने में विविध भारती में फ़ोन इन कार्यक्रमों का दौर शुरू हो रहा था और हम साथ में एक कार्यक्रम करते थे जिसका नाम था आपके अनुरोध पर। तो हमको साथ में बैठना होता था और दूसरा ये था कि हम एक पीढ़ी के लोग थे, बाकी सारे लोग हमसे बड़े थे। तो विमर्श होता था फिल्मी गानों के बारे में, साहित्य के बारे में, अलग अलग चीज़ों के बारे में। ममता जी तब बहुत सारा जनसत्ता में, अखबार वगैरह में लिखा करती थी। एक दिन मैंने बहुत मज़े मज़े में उनसे कह दिया कि ये क्या है, कॉस्मेटिक्स पे लिख रही हैं आप, फैशन पे लिख रही हैं, ये कोई लेखन है? हमारी लड़ाई बहुत होती थी, मतलब इन चीज़ों पर लेकर बहस। शुरुआती जो हमारे हमारे रिश्ते थे वो बहस वाले रिश्ते थे। तो उन्होंने कहानियों पर वापस जोर देना शुरू किया और दूसरा ये था कि अ, संगीत में दिलचस्पी और लिटरेचर और रेडियो, इसने हमको जोड़ा था। धर्म सबसे बड़ी बाधा थी और उसकी वजह से हमको कोर्ट में शादी करनी पड़ी और कोर्ट में शादी माँ बाप की सहमति से तो नहीं हुई, दोनों ही परिवारों में। और जब दोनों परिवारों को पता चला तो उन्होंने हमें स्वीकार नहीं किया। बहुत वक्त लगा इस पूरी प्रोसेस में और अब हम सब जगह स्वीकार्य हैं और अच्छे से स्वीकार्य हैं। पर ये एक संघर्ष भरी पूरी यात्रा रही थी और सब लोगों को धर्म पर बहुत ऐतराज़ था, अगली पीढ़ी पर बहुत ऐतराज़ था कि वो कैसी होगी। तो जादू है। ये सारी चीज़ें हैं। ये जादू का नाम आपने जावेद साहब। नहीं, जादू का नाम मेरे भाई ने रखा है। जब वो जादू को हॉस्पिटल में पहली बार देखने आया और उसने उसको गोद में लिया, तो हमारे परिवार में ये पहला बच्चा था और जाहिर है कि छोटे भाई को बहुत अनुभव नहीं था बच्चों को इस तरह से। तो उसने गोद में लिया और उसने कहा कि ये तो जादू जैसा दिख रहा है। उस वक्त कोई मिल गया हाँ, फिल्म आई थोड़े हुई दिन थी। पहले आई थी या कुछ बरस पहले आई थी, तो पता नहीं उसने ये क्यों बोला और वो उसको खिलाते हुए जादू बोल कर चला गया। पर वो बात रह गई और सब लोग जादू को जादू बोलते चले गए। तो आ, पहला नाम उसका जादू रखा गया। ये जादू भी स्तंभ मैं पढ़ता हूँ काफ़ी जी। सक्रिय। इस उम्र में लिखने पढ़ने की ये प्रवृत्ति आपको कितना सुकून देती है? और पिताजी जो विशुद्ध रूप से जिनका जीवन टेलीफोन और तार और संयंत्र के बीच बीता और जिनके लिए अभियांत्रिकी इतनी महत्वपूर्ण हुआ करती थी कि वो अपने बच्चों को इंजीनियर बनते देखना चाहते थे, वो अभी कैसा महसूस करते हैं? बहुत खुश होते हैं। मतलब मैं आपको बताऊं कि साहित्य आज तक में जब पहली बार मुझे बुलाया गया तब वो बॉम्बे में थे और मैं वहाँ से दिल्ली आया था और वो टेलीविज़न पर सब देख रहे थे। जब मैं बाद में होटल पहुँचाऊँगा तो मैंने मैसेजेस देखे और उनकी कॉल्स, उनकी, वो बहुत खुश होते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं वो भला चाह रहे थे कि एक बेहतर जीवन मिले। तो हर नई चीज़, हर किताब, हर जगह अपीयरेंस या हर जगह कुछ भी होता है तो वो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं मेरे लिखने से, जादू के लिखने से, ममता ममता के लिखने से। उनको बड़ा अच्छा लगता है। वो मिसालें देते हैं कि भाई देखो ये इस तरह से परिवार होना चाहिए और वो तमाम चीज़ें हैं। और जादू का ऐसा है कि जादू लिखे जा रहे हैं और आ, अपनी पढ़ाई पर भी उसी तरह से ध्यान दिए जा रहे हैं। अगला प्रोजेक्ट अभी कौन सा? अभी किताबें तो आ ही रही हैं, तो और उस दिशा में आप लग चुके हैं, तो अभी जी, किन किताबों पे काम कर रहे हैं? ये अ, आज की बातचीत का हमारा आखिरी सवाल है। देखिए बीच का थोड़ा हिस्सा ऐसा है जिसमें मैं बहुत आलस में पड़ा रहा, पर मैंने कुछ लेख लिखे और लंबे लेख भी लिखे। अब ये होने वाला है कि 2 विषय हैं जो मैंने उठाए हैं और जिन पर मैंने काम शुरू किया है और बहुत तरीके से काम शुरू करना अभी बाकी है। पर फ़िल्म म्यूज़िक पर ही काम हो रहा है और आगे बहुत सारी चीज़ें लाइन अप हैं जो फ़िल्मी गानों और फ़िल्मी गीतकारों और संगीतकारों और फ़िल्म संगीत पर केंद्रित चीज़ें हैं।
बहुत बहुत धन्यवाद यूनुस जी, आपको बहुत सारी शुभकामनाएं, आपकी नई पुस्तकें आएँ और ऐसे ही हम लोग जब आप कभी दिल्ली आएँ तो साहित्य तक स्टूडियो में आएँ। आपसे बात करना हमेशा मज़ेदार है, लेकिन आज हमने निजी बातचीत नहीं की, आपके लिए बातचीत की। इस कार्यक्रम के बारे में अपनी प्रतिक्रिया से ज़रूर अवगत कराएं और अगले सप्ताह मैं ऐसे ही मिलूँगा किसी शख्सियत के साथ। हमारे कार्यक्रम को देखते रहें और अगर यूनुस जी से कोई सवाल पूछना है तो ज़रूर पूछें, हम आपकी बात इन तक पहुंचाएंगे। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया।